यस सर। तो ये कह रहा था कि जो हर एक विषय के जो विद्यार्थी हैं और उसमें भी जो परास्नातक के विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ी क्लास शायद सुष्मिता तक आवाज जाने लग गई है। तो अब सुष्मिता जी तुम सर। अपना, हाँ बढ़िया है, चलो वेलकम तुम्हारा। इसमें तुम अपना स्पीकर अब ऑफ कर लो, जब बोलना होगा तुमको जब कुछ बोलना होगा तब ऑन करना, बाकी सुनना है अभी तो फिर अभी बंद रखो, नहीं तो आवाज खड़खड़ाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये पाठ्यक्रम है ये बड़े विद्यार्थियों के लिए है, छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं है। और बड़े विद्यार्थियों के लिए इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वह कई स्टेप में बटी होती है। कई स्टेप में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बटी होती है। पहले भी मैंने बताया था तुम्हें कि जो शिक्षा है वह एक तो स्मृति स्तर की शिक्षा होती है जो प्राइमरी में होती है, फिर उसके बाद बोध स्तर आता है, फिर उसके बाद चिंतन स्तर का कार्य शुरू होता है। तो यहाँ तक तुम आते हो, खासतौर से जब एमए में पहुंचते हो, तो एमए को राधा कृष्णन कमीशन ने 1948-49 में जो एक आयोग आया था जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में जो सिफारिश उस समय किया था, उन्होंने आयोग ने कहा था कि जो उच्च शिक्षा है वो 3 स्टेप में होगी। एक पहला स्टेप होगा स्नातक, दूसरा स्टेप होगा स्नातकोत्तर और तीसरा स्टेप होगा रिसर्च। तो ये जो कोर्स है, जैसे कंपैरेटिव का जो कोर्स है, कंपैरेटिव कोर्स को बीए में नहीं पढ़ाते। एक चीज तो ये समझना है कि तुम्हें जो कक्षा 1-2 की शिक्षा में तुलनात्मक नहीं पढ़ाते, कक्षा 6-7 की शिक्षा में तुलनात्मक नहीं पढ़ाते, कक्षा 9-10 की शिक्षा में, 11-12 की शिक्षा में भी तुलनात्मक नहीं पढ़ाते, यहां तक कि बीए पार्ट 1 में भी तुलनात्मक नहीं पढ़ाते। कहीं कहीं बहुत जगहों पे बीए पार्ट 1 की कक्षा, पार्ट 2 की कक्षा में हम तुलनात्मक नहीं पढ़ाते। हायर क्लासेस में हम इसको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हायर क्लासेस के बाद हमें करना होता है रिसर्च। और हायर क्लासेस में भी जो स्नातक लेवल है, स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल है, यह है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यह है सृजनात्मक स्तर, शिक्षा का सृजनात्मक स्तर। अब तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि तुम लोग पढ़ाई करने के बाद पराठे बनाओगे। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि पढ़ाई करने के बाद तुम अपने घर की सफाई में लग जाओगी, तुम अपने बाल बच्चों को पालने पोसने में लग जाओगी, तुम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तुम हायर एजुकेशन नहीं ले रही हो। यह मान के पढ़ाया जा रहा है तुम्हें कि अब तुम कुछ नया करके दिखाने वाले हो और ऐसा कुछ करने वाले हो जो इस पूरे समाज में, पूरे संपूर्ण जगत में अभी तक किसी ने नहीं किया है। आपको उसको करना है और आप ऐसे नहीं कर देंगे जैसे प्रज्ञा कर रही है, हम इससे सहमत हैं और ये अच्छा कर रही है। निशा ने जो किया है एमए प्रीवियस में, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसने जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो हो सकता है कि एमए फाइनल में इतना अच्छा कोशिश कर दे कि वो टॉप कर जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं उससे ये उम्मीद करता हूँ। तो यह जो आपके अंदर एक बात है, आप नॉर्मल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए पढ़ रहे हो। हायर एजुकेशन इसलिए नहीं ले रहे हो कि आपको बस उसको पढ़ करके, रट करके, परीक्षा पास करके बस बात खत्म हो जाए, इसलिए नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है कि आप उसके डीप में जाएंगे, एकदम गहराई में पहुंचेंगे और गहराई में पहुंच करके आप उस चीज में से, वहां से आप रत्न निकाल के ले आएंगे। वहां से आपको रत्न निकाल के ले आना है
इसका मतलब है कि आपको डीप स्टडी करते हुए विभिन्न तरह के शिक्षा व्यवस्था का, तमाम दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था का भी अध्ययन करना होगा। और आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप केवल जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे संतुष्ट हो जाइए। आप उस संतुष्टि के साथ जीना सीख जाइए। आप क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए। एक ये चीज है। दूसरा ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उससे संतुष्ट तो होइए, लेकिन उसके साथ साथ आप यह सोचते रहिए कि आने वाले समय में कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, या आज जो शिक्षा व्यवस्था है, हम जिस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं उनमें क्या सुधार हम कर सकते हैं। इसको बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप असंतुष्ट रहिए हर समय, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप संतुष्टि के साथ साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहिए, शिखर पर पहुंचने की कोशिश करिए। तो शिखर पर पहुंचने की जो कोशिश है, उसी कोशिश में एक कोशिश ये होती है, हर एक सब्जेक्ट के हायर लेवल के विद्यार्थियों को हम उस सब्जेक्ट की कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं। यह पाठ्यक्रम बनाने वालों की का बड़प्पन होता है कि वह आपको उसकी एडवांस स्टडी कराते हैं। एडवांस स्टडी कराने के लक्ष्य को लेकर जब चलते हैं तो वह दुनिया भर के विभिन्न देशों के उस विषय के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे समाजशास्त्र वालों को तुलनात्मक समाजशास्त्र पढ़ाया जाएगा, राजनीति शास्त्र वालों को तुलनात्मक राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा, तुलनात्मक राजनीति पढ़ाई जाएगी। अर्थशास्त्र वालों को तुलनात्मक अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा कि कैसे इकोनॉमी चाइना की अच्छी होती जा रही है, कैसे फ्रांस की इकोनॉमी अच्छी है, कैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी है, वहां पे क्या करते हैं कि वो देश जो हैं विकसित देशों की श्रेणी में हैं, और हम क्या करें कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकें। ऐसा क्या किया जाए, इसके लिए वो उस तमाम महत्वपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और विद्यार्थियों, तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा कि ये जो नया नया काम है, ये नया नया काम करने का काम वैज्ञानिकों का है, या बड़े बड़े शिक्षाविदों का है, या टीचर्स का है, गुरुजी लोग करेंगे, कुछ नया करना होगा तो। नहीं, नया करने का काम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का है, युवाओं का है। और युवा में वह शक्ति है कि वह एकदम से इनोवेशन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो भी तमाम सोशल मीडिया है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब का जब डेवलप किया गया तो जिन्होंने भी इसको बनाया वो सब यंग थे। वो सब दुनिया में ऐसे लोग नहीं थे कि जो बुजुर्ग होने के बाद इसको किए। आपसे उम्मीद है कि आप कुछ सोचिए। इसका मतलब यह है कि तुलनात्मक शिक्षा पढ़ाने के पीछे, तुलनात्मक शिक्षा का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य वास्तव में ऐसे तमाम विद्यार्थियों के डेवलपमेंट का है जो दुनिया के तमाम देशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हुए अपने जो अपनी शिक्षा की समस्याएं हैं, उन शिक्षा की समस्याओं में ऐसी क्या चीज हम जोड़ सकते हैं, ब्रिटेन से लेके, फ्रांस से लेके, अमेरिका से लेके, या किसी दूसरे देश से लेकर के हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या चीज जोड़ सकते हैं, या हम उसके परिस्थिति के अनुसार, वहां जो व्यवस्था है, अपनी परिस्थिति के अनुसार हम नया क्या इसमें कर सकते हैं। तो इसकी जो नीड है, तुलनात्मक शिक्षा की जो नीड है, वह आपको तुलनात्मक शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नीड क्या? एजुकेशन सिस्टम जो भारत का है, भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ पर इतना ज्यादा लोग हैं कि इतने ज्यादा, भारत ने 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है अभी तक।
20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन विपक्षी दल इतनी निंदा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत का फेल है। लेकिन तुम लोगों को बताऊं कि दुनिया में तमाम जो देश हैं, जिन लोगों ने अपने यहाँ टीका लगाया है लोगों को, उनके यहाँ किसी के भी यहाँ इतना ज्यादा संख्या में टीकाकरण नहीं हुआ है। लेकिन अनुपात देखा जाए अगर, कि भाई हमारी जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, तो हम 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, तो 1 अरब 30 करोड़ में 20 ही करोड़ को तो टीका लग पाया। जबकि अमेरिका में जितनी जनसंख्या है उससे काफी ज्यादा उस अनुपात में लग चुका, ब्रिटेन में लग चुका, अन्य देशों में भी लग चुका। तो विशाल जनसंख्या होने के कारण हमारी तो आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चेंज करें, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदलने की कोशिश करें। अब समस्या यह है कि आपका काम इतना बड़ा नहीं है कि आप पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। करें, अच्छी बात है, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि अपने क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत के तमाम जगहों पे वैक्सीन लगाने के लिए जब लोग गए तो लोगों ने वहां खदेड़ दिया, गालियां बकी। बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम तरह के कोविड के जो दिशा निर्देश है उसको नहीं मानना चाहते। तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो आप उन समस्याओं के बीच में किस तरह से जाकर के, आपको कोई कहेगा नहीं कि आप जाइए ऐसा करिए, लेकिन आपके अंदर एक ह्यूमन ड्यूटी होनी चाहिए। जैसा जब दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था का आप अध्ययन करते हैं तो आप इसमें तमाम चीजें सीखते हैं, और उन सीखी हुई चीजों से आप अपने यहाँ उसको लागू करते हैं। जरूरी नहीं कि उसको लागू ही करें, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उस देश की परिस्थितियां अलग हैं। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको शांत मन से चिंतन करते हुए उस चीज को आगे ले जाना है। इसके तुलनात्मक शिक्षा पढ़ने के पीछे उद्देश्य यही है। तो जो इसकी भूमिका है, हमने थोड़ी सी भूमिका पर आप लोगों से चर्चा की। अब जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ है, आवश्यकता है, उपयोगिता है और क्षेत्र है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई समस्या शायद नहीं होगी, कि है इसमें भी कोई समस्या है? बताओ निशा, इस चैप्टर में इसमें कोई समस्या है तुम्हें? सर इसमें तो थोड़ा क्षेत्र पे सर वो कर दीजिए, तो क्षेत्र पे सर थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र? यस सर। पहले तो ये समझो कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र किसको कहते हैं? मतलब सर क्षेत्र तात्पर्य किस क्षेत्र से तुलना शिक्षा प्रणाली का तुलना करें। प्रज्ञा तुम बताओ। प्रज्ञा? प्रज्ञा गायब हो गई? हमको लगता है तुम लोगों के अब चेहरे मुझे देखने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यहाँ क्लास अटेंड करके कुछ और करने लगते होगे। मैं बकबक करता रहता हूँ और तुम लोग उसको सुनते नहीं रहते हो। कायनात, तुम्हें आवाज अब आ रही है? सर नमस्ते। यस सर, नमस्ते। सही तरह से पता नहीं कब माइक में आ ही नहीं रही थी आवाज। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने जो कुछ बताने की कोशिश की वो तुम सुन पाई थी?
सर लास्ट का सुने हैं जो तुलनात्मक शिक्षा के चलो मतलब आप ठीक है, सारे ठीक है। details इसको बता रहे इसको थे। यूट्यूब चैनल पे अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको यूट्यूब चैनल पे ठीक मैं सर। इसको शेयर भी करता हूँ, तो उसमें फिर से सुन लेना जो कुछ भी ओके सर। लेक्चर हुआ है, उसको फिर से सुन लेना। मैं ये निशा को एक प्रॉब्लम, सर हाँ पहले चैप्टर में, हाँ बताओ क्या करेंगे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, आवाज ही नहीं आ रही थी अच्छे से। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुम्हें क्षेत्र के हाँ बारे सर। में कुछ आइडिया है? सर क्षेत्र तो सर कई प्रकार के होते हैं सर, बहुत सारे एरियाज होते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो चैप्टर है, तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र और उपयोगिता, तो इसमें निशा ने क्षेत्र पर सवाल उठाया है कि क्षेत्र, उसको आइडिया नहीं है कि क्षेत्र क्या है। बाकी चीजें वो समझती है और बाकी तुम लोग भी समझते होगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। और जो जरा जरा सा तुम लोग लिखना चाहो उसको लिख भी सकते हो, और नहीं अगर इसमें मैं थोड़ा जल्दी में रहूंगा, अगर नहीं लिख पाओ तो बाद में जब रिकॉर्डिंग सुन करके लिख लेना अपने हिसाब से। मोटे तौर पे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में, बहुत जल्दी से निशा, उसके बाद क्षेत्र पर आएंगे, ठीक है? हाँ, तुलनात्मक शिक्षा का जो अर्थ है वह क्या है? मोटे तौर पर तुलनात्मक शिक्षा का मतलब है शिक्षा व्यवस्था की तुलना करने का अध्ययन क्षेत्र। ऐसा कोई अध्ययन का विषय या ऐसा कोई अध्ययन का उपविषय जो शिक्षा व्यवस्थाओं की तुलना करे। शिक्षा व्यवस्थाओं की तुलना करने वाला अध्ययन का जो विषय वस्तु है, अध्ययन की जो शाखा है, वही तुलनात्मक शिक्षा है। तुलनात्मक शिक्षा क्या है? तुलनात्मक शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना की जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर किसी परिभाषा के बारे में सोचो तो एक परिभाषा बहुत छोटी सी, बहुत अच्छी सी, जॉर्ज बेरेडे ने दिया है, उसको भी तुम लोगों को अलग से नोट करना चाहिए, वो तुम्हारे किताबों में भी होगा। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत तुलना के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत तुलना के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तुलना के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था और रूस की शिक्षा व्यवस्था की तुलना हम कर रहे हैं, तो रूस की शिक्षा व्यवस्था या भारत की शिक्षा व्यवस्था के कई घटक हम ले लेंगे। जैसे एक घटक ले लेंगे कि प्राइमरी शिक्षा, फिर दूसरा ले लेंगे माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा एक कारक हो गया, एक घटक हो गया। अब इस घटक का एनालिसिस करेंगे। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि प्राइमरी शिक्षा भारत की कैसी है और रूस की कैसी है। प्राइमरी शिक्षा एक कारक हो गया या एक घटक हो गया। इस घटक का विश्लेषणात्मक अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो वह तुलनात्मक शिक्षा का के अंतर्गत माना जाएगा। इस तरह के तमाम और भी चीजें, जैसे वहां के प्राइमरी शिक्षकों की स्थिति क्या है, यह एक घटक है शिक्षकों की स्थिति। विद्यालयों के भवन एक घटक है कि प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग कैसी है, उसके बारे में विश्लेषण करें कि भारत में कैसे है और रूस में कैसे है। अब विश्लेषण करते समय विद्यार्थियों ये सोचो कि विश्लेषण का मतलब क्या है। विश्लेषण का मतलब ये नहीं है कि हम ये बता दें कायनात, बताओ मुझे कि विश्लेषण का मतलब ये बता दें कि भारत के जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है और रूस की प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बहुत अंतर है, बहुत भारी अंतर है, और वहां पर बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग है और भारत में बहुत खराब बिल्डिंग है। ये हो गया विश्लेषण? नो सर। या कुछ और करेंगे इसमें? सर पूरा डीपली सर नॉलेज करके सर डीपली पूरा क्या बताया जाता डीपली है। नॉलेज, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या डीपली नॉलेज?
क्या क्या अंतर है, जैसे बिल्डिंग में क्या क्या सामान लगा या फिर कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या व्यवस्था चल रही है। और क्या सोचो जरा। प्रज्ञा बताओ, निशा तुम बताओ, बताना चाह रही हो। सर कि मतलब वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, वहाँ की मतलब जो टीचर गाइड करते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं, तो मतलब उसका माध्यम चलो क्या है, प्रज्ञा किस तुम टाइप बताओ। सर उसका विस्तार पूर्वक सर पहले सर नॉलेज लेना चाहिए। और अब तुम लोग सुनो, सर तुम लोग सुनो। हाँ सर। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है तुम्हारे नजर से जो दिख रहा है वह किसी दूसरे के नजर से अभी तक नहीं दिखा है, ये मतलब होता है। समझ में आई बात? मतलब समाचार के पीछे का क्या समाचार है, समाचार है क्यों बना ये। अब तुम लोग बहुत बहुत गहराई से चीजों को लिया करो। जैसे तुमसे कोई व्यक्ति मिले और तुमसे कहे कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तो इसका मतलब है कि तुम ये मान लो कि तुम बहुत ही सुंदर हो, या फिर तुम ये सोचो कि इसके इस तरह से कहने के पीछे के क्या कारण है। इन चीजों को समझने के बाद तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि वास्तव में इसका जो स्टेटमेंट था वह किस लिए था, क्यों था, ये सच था या सच नहीं था, या सच था तो क्यों सच था, इसको यहाँ पर क्यों यूज किया। अब बिल्डिंग एक लेते हैं, सोवियत संघ की बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल की अच्छी है, भारत की अच्छी नहीं है, मान लेते हैं। तो सोवियत संघ की उस बिल्डिंग के पीछे के कारणों का पता करना कि वो बिल्डिंग उतनी अच्छी क्यों बनी। जैसे अभी कायनात कह रही थी कि वहां का मटेरियल क्या लगा है, क्या चीज लगा है, तो ये मटेरियल तो अलग चीज हो गई। सबसे बड़ी चीज होती है वहां के लोगों की और सरकार की प्राथमिकता के मानक क्या है। हमारे यहाँ की बिल्डिंग अच्छी है तो बिल्डिंग अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि इस समय प्राइमरी एजुकेशन में सरकार रुचि ले रही है तो तमाम स्कूलों की बिल्डिंग सुधर रही है। तुम लोग अपने गांव में जाओ और देखो, बिल्डिंग के बारे में पता करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि पहले जो 1 साल 2 साल 4 साल पहले बिल्डिंग थी उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, टाइल्स वाइल्स भी यस लग सर। गई। ऐसा लगा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं? सर। हुआ है ना। अब हुआ है ठीक है, लेकिन एक देश ऐसा है दुनिया का जो रूस से अलग हुआ है, वो भी एक देश है जो रूस से अलग, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, उसका मुझे ध्यान आएगा नाम तो अलग से तुम लोगों को भेजूंगा। वो छोटा सा एक देश है जो रूस जब अलग हो रहा था तो उससे अलग हुआ था। उस देश की सड़कों पर कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं होती है। तो हम क्या कहें, हमारे देश से अच्छी सड़कें हैं, हमारे देश से सरकार वहां अच्छी है, या कुछ और कहें? बताओ प्रज्ञा। सर जागरूकता अच्छी है। वेरी गुड, शाबाश। यही बात है। और ये इसके कारणों का जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि वहां के जो लोग हैं, वहां के सरकारी कर्मचारी, वहां के नागरिक और वहां के शिक्षक अपने समय में से सप्ताह में एक दिन का समय निकालते हैं जब पब्लिक सेक्टर की चीजों की सफाई करते हैं जाकर, और इसलिए वहां की सड़कें अच्छी हैं। अगर सोवियत संघ की स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी है तो स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी होना नॉर्मल बात है, अच्छी तो भारत की भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बनी रहना तब संभव है जब लोगों की जागरूकता उसके साथ जुड़ेगी, लोगों की सिविक सेंस उसके साथ जुड़ेगी, तब जाकर के वो बिल्डिंग लगातार अच्छी रह पाएगी। तुम अपने घरों को अच्छा क्यों रख पाते हो? क्योंकि हर बरसात में कई बार ऐसा होता है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके घर की रंगाई पुताई सफाई सब करते रहते हो, और हर महीने, हर हफ्ते या हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन अपने टॉयलेट्स का, बाथरूम का, घर के तमाम कोने कचरे का, पंखे का, सबका सफाई करते रहते हो। लेकिन स्कूलों की सफाई इस तरह से कभी करते हैं हम लोग? हम जरूर ये कहते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल बड़ा खराब है, टीचर बड़ा खराब है, चपरासी कुछ नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। चाहते हैं कि सब सही रहे, लेकिन हम ही गंदगी करते हैं। हम ये देखते हैं कि गायों को पॉलीथीन खाने से वो मर रही है, लेकिन हम पॉलीथीन गायों को खिलाने के लिए उसको कूड़े में फेंकते रहते हैं। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं करते
जिससे कि हम एक नागरिक, सही अच्छे नागरिक हैं, इसका परिचय दे सकें। तो जो तुलनात्मक शिक्षा है, तुलनात्मक शिक्षा में जैसा कि जॉर्ज ब्रेडे ने अपनी परिभाषा में कहा कि इसके अंतर्गत तुलना के कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हम उन कारणों तक पहुंचे और उन कारणों को खोज करके ले आए और अपने यहाँ उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ये है कंपैरेटिव। मुझे लगता है कि तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ आप समझ गए। कोई समस्या होगी तो फिर बाद में पूछ लेना, ठीक है। तुलनात्मक शिक्षा के अर्थ के बाद इसमें आवश्यकता है। आवश्यकता पर लंबी चर्चा हमने कर दी, बहुत लंबी चर्चा शुरू में ही हो गई। इसकी आवश्यकता महत्व है बहुत ज्यादा। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता दोनों के बारे में हमने शुरू में ही चर्चा कर दी और क्षेत्र के बारे में चर्चा करके आज का कार्य समाप्त करेंगे। अब क्षेत्र का जो मतलब है कि तुलनात्मक शिक्षा किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करती है, किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करती है, वही सारे बिंदु इसके क्या हैं, क्षेत्र हैं। निशा, जैसे शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का जो ढांचा है, शिक्षा की जो पूरी प्रणाली है, शिक्षकों की स्थिति है, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में कैसी है, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, समझो इस चीज को, शिक्षा के जितने क्षेत्र हैं, क्या कौन से क्षेत्र, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। शिक्षक से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका अध्ययन हम करेंगे तुलनात्मक शिक्षा में, उनकी तुलना करेंगे, दोनों देशों की तुलना करेंगे। और शिक्षक से संबंधित, शिक्षार्थी से संबंधित, उसमें सब कुछ आ जाएगा, पाठ्यक्रम आ जाएगा, उसमें बिल्डिंग आ जाएगी, उसमें क्रियाकलाप सारे आ जाएंगे, उसमें प्रशासन और वित्त व्यवस्था आ जाएगी, उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा, उसमें अध्यापन की परिस्थितियां आ जाएंगी, उसमें राजनीतिक वातावरण आ जाएगा, उसमें सामाजिक वातावरण आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीजें आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ते हैं वही सारी चीज इसके क्षेत्र में भी हम लेते हैं। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वही तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र है। यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र का मतलब यह है कि जिन देशों के शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन हम करेंगे, जैसे तुमने ध्यान दो, एक शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार का जो पेपर था उसमें तुमने जब पढ़ा था आदर्शवाद, तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय, वैसे ही यहाँ पर शिक्षा का अर्थ उद्देश्य नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, लेकिन उस देश की शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसको पढ़ेंगे। उस देश में शिक्षा का अर्थ क्या है या चाहे ना पढ़ो, क्योंकि शिक्षा का अर्थ यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया भर में शिक्षा का एक ही अर्थ है, लेकिन उद्देश्य उस देश की शिक्षा का अलग हो सकता है। हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है हम अच्छे नागरिक बनाएं और उनके चारित्रिक विकास करें, और हो सकता है कि अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य हो कि वहां पर हम एक ऐसे लोगों की निर्माण करें जो देश की प्रगति में सहायता दें, जो बहुत कुशल हो, काम के प्रति बहुत वफादार हो। हम हो सकता है उनकी शिक्षा का यह उद्देश्य हो, या किसी देश की शिक्षा का यह उद्देश्य हो कि हम सैनिक बनाएंगे, हम मजबूत सैनिक तैयार करेंगे, जैसे इजराइल है, जैसे उत्तर कोरिया है, ये यहाँ पे सैनिक बनाने के लिए शिक्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप वे सारे बिंदु आ जाएंगे जो आमतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे और इसकी चर्चा तुम लोगों से करेंगे और तुम लोग इसको करके पढ़ के आना। और इस पर शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा का विकास, मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सेकंड चैप्टर। और इस चैप्टर का 3-4 पेज का नोट्स बनाकर मुझे भेजोगे, ठीक है? 3-4 पेज का नोट तुम लोग बनाओगे और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजोगे। उसमें जिसका अच्छा दिखेगा मुझे उसको मैं क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, उसके नाम के साथ लिख दूंगा कि कायनात के द्वारा निर्मित, या निशा के द्वारा निर्मित, या प्रज्ञा के द्वारा निर्मित, या सुस्मिता के द्वारा निर्मित। और तुम लोग कोशिश ये करो कि ज्यादा संख्या में क्लास में आओ, अपने